Assalamu alaikum and good evening. Just one student is here. Please मैसेज कम्युनिकेट करें बाकी स्टूडेंट्स को भी कि जल्दी से ज्वाइन कर लें ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें. एंड हु इज़ ऑनलाइन? जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन है बेटा मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? एम आई ऑडिबल? हेलो स्टूडेंट्स, कोई है? हेलो, कैन एनीवन हियर मी? एम आई ऑडिबल? हेलो बेटा, बिन्नत रसूल, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिन्नत रसूल, कैन यू hear me? And I still have just 3 students. What is the reason why students are not joining? Binnat Rasool, can you hear me?
Hello students, Maria, Noreen Tufail, Binnat Rasool, इतने स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं. ममूना, साइमा, बेटा बताइए मेरी आवाज़ आ रही है आपको? 5-6 students who are online, please tell me, can you hear me? आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? ओके, थैंक यू. फाइनली किसी स्टूडेंट ने तो जवाब दिया. चलें कम्युनिकेट करें बाकी स्टूडेंट्स को, जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लें ताकि हम टॉपिक स्टार्ट करें. व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों नहीं आ रहे स्टूडेंट? आई हैव जस्ट 7 स्टूडेंट्स हियर. मैं एब्सेंट करूँगी, जो लास्ट में जो मूवी है उसमें मैं बस एब्सेंट करूँगी. 3 लोग रह गए. हेलो, मैं सबकी एब्सेंट करूँगी. Okay students, काफ़ी टाइम हो गया, 10 to 11 minutes have gone. I was waiting for you. I still have just 14 students, but I think that I should start my today's lecture. Community health nursing के जो 4 units हैं we have completed. Today we will start our 5th unit, that is basically about the environmental health and safety. So first of all, we will see what are objectives. Define environment, discuss the concept of environmental health, discuss the sources and uses of water, and list the essential functions of community health nursing, discuss the different aspects of environmental health and its effects on human health. एनवायरमेंटल हेल्थ है. सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज़ बेसिकली एनवायरनमेंट? दिस इज़ एन ओल्ड फ्रेंच वर्ड, environ. N means in, viron means circle. The circumstances, objects or conditions by which one is surrounded is basically environment. In simple,
आपके इर्द गिर्द मौजूद जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, फिज़िकली जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जो कंडीशंस उस एरिया की हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं which are surrounded by around you, that is called environment. और another definition है the complex of climatic, edaphic and biotic factors that act upon an organism or an ecologic community. Simple, environment is a complex of what? क्लाइमेट किसको कहते हैं बेटा? एक जो एवरेज वेदर होता है, यानी एक तो आपका डेली बेसिस पर जो वेदर होता है, जाहिर है क्लाइमेट हम एक वहाँ का किस किस्म का एवरेज वेदर वहाँ का रहता है, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट. सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ क्लाइमेटिक. ईडेफिक का मतलब होता है बेटा सॉइल बेस्ड, यानी वहाँ की किस किस्म की जाहिर लैंड है. एंड बायोटिक फैक्टर यानी हर वो फैक्टर जिसके अंदर लाइफ मौजूद है, जो एक्ट अपॉन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये और एन इकोलॉजिक कम्युनिटी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. थोड़ी सी बुकिश डेफिनेशन थी, थोड़ी मुश्किल डेफिनेशन थी. अब हम इसे एलैबोरेट करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. एनवायरनमेंट इज द टोटल ऑफ द नेचुरल कंडीशंस अंडर विच एनिमल्स लिव, इंक्लूडिंग क्लाइमेटिक, जियोग्राफिक, physiographic and faunal conditions, all that which is external to the individual human host. So environment क्या है? This is the totality of the natural condition जिसके अंदर animal रहते हैं. Animal means you know that human is also social animal. So हम सब जिन नेचुरल कंडीशंस के अंदर रहते हैं वो क्या क्या नेचुरल कंडीशंस हैं, अभी मैंने आपको बताया. क्लाइमेट का मतलब हमारा जो एक एवरेज वेदर होता है, वहाँ किस किस्म का वेदर रहता है, जाहिर है वो एक फैक्टर है, एक कंडीशन है, नेचुरल कंडीशन है एनवायरनमेंट की. फिर जियोग्राफिक, वहाँ की लैंड किस किस्म की है. फिजियोलॉजिकल जितनी भी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट है. एंड फॉनल कंडीशंस, यू नो एनिमल के लिए एक फौना एंड फ्लोरा होता है. फौना यानी वहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं वो किस तरह के एनिमल वहाँ प्रेजेंट है, यानी हर चीज़ जो कि एक इंडिविजुअल ह्यूमन है, हमारा इंडिविजुअल ह्यूमन होस्ट के एक्सटर्नल मौजूद है, that is called environment. All that which is external to the individual host, it can be divided into physical, biological, social and cultural factor, or all of which can influence health status in population. This is really understood कि ज़ाहिर है इन सारी चीज़ों से मिलकर जब हमारा environment बन रहा है तो obviously हमारे आसपास जितनी भी physical चीज़ें हैं, biological aspects हैं, social और cultural factors हैं, वो सब हमारे health status को, हमारी जो overall population है उसकी overall health के ऊपर effect करते हैं. WHO ने क्या definition दी है of environmental health? Environmental health comprises those aspects of human health, including quality of life, that are determined by physical, biological, social, and psychosocial factors in the environment. It also refers to the theory and practice of assessing, correcting, controlling, and preventing those factors in the environment that can potentially affect adversely the health of present and future generation. WHO ने क्या definition दी है environmental health की? उसने कहा कि environmental health basically comprise करता है human health के उन aspects के ऊपर जिसमें यानी उसकी quality of life किस किस्म की है, और ऑब्वियसली उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो किस चीज़ से डिटरमिन होती है. आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, बायोलॉजिकली आपकी बॉडी के अंदर जो पूरा होम्योस्टेटिक है, जो एक मैकेनिज्म है बॉडी का, वो किस किस्म का है, आपकी सोशल गैदरिंग किन लोगों के साथ है, बाकी आप साइकोलॉजिकली कैसे हैं, आप हेल्दी हैं साइकोलॉजिकली या आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो ज़ाहिर है इन्वायरमेंट के थ्रू आपके ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं और बेसिकली आपकी लाइफ की क्वालिटी को डिटरमिन करते हैं, आपकी लाइफ की क्वालिटी को बताते हैं. एक और डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ. इसमें उन्होंने कहा है कि दिस इज बेसिकली अबाउट थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिस ऑफ असेसिंग, कि हम उसमें हम असेस भी करते हैं चीज़ें जहाँ गलत होती हैं उसे करेक्ट
کرتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں اینڈ پریونٹ کرتے ہیں ان تمام فیکٹرز کو انوائرمنٹ کے اندر جو کہ پوٹینشلی ہماری ہیلتھ کو کسی بھی طرح سے ایڈورسلی ہماری ہیلتھ کو افیکٹ کر سکتے ہیں, بے شک ابھی پریزنٹ میں کر رہے ہیں یا پھر ان نیئر فیوچر ہماری جنریشن کو خراب کریں گے. یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں, یعنی بیسیکلی وہ تمام فیکٹر جو کہ پوٹینشلی ہماری ہیلتھ کو خراب کر سکتے ہیں, انہیں دس از اباؤٹ دا تھیوری اینڈ پریکٹسنگ, یعنی انہیں اسیس کرنے کی تھیوری ہے, انہیں کریکٹ کرنے کی تھیوری ہے, کنٹرول کرنے کی اور پریونٹ کرنے کی ان تمام فیکٹرز کو. دس از آل اباؤٹ دا environmental health. NIEHS Charter of England, the study of those factors in the environment that affect human health. انہوں نے بڑی ایک سمپل سی ڈیفینیشن دی کہ جی آپ کے انوائرمنٹ کے اندر موجود ان تمام فیکٹرز کی اسٹڈی کرنا جو انسان کی ہیلتھ کو اثر انداز کرتے ہیں, دیٹ از کالڈ انوائرمنٹل ہیلتھ سائنسز. فیکٹرز یا جو کہ پولوٹنٹس بھی ہو سکتے ہیں, ٹاکسنز بھی ہو سکتے ہیں, سچ ایز آپ کو پتہ ہے ایئر میں پولوشن موجود ہے, پولوٹنٹ موجود ہیں, واٹر میں, سوائل میں اور فوڈ میں, یہ سب ٹرانسفر ہو سکتے ہیں ٹو دا ہیومنس بائی انہیلیشن, انجیکشن اور ایبزارپشن اینڈ پروڈیوس ایڈورس ہیلتھ افیکٹ. سمپلی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹل ہیلتھ سائنسز ہے جو انگلینڈ کا, انہوں نے یہ ڈیفینیشن دی کہ جی وہ تمام فیکٹر انوائرمنٹ کے وہ تمام فیکٹر جو ہماری انسانی ہیلتھ کو اثر انداز کرتے ہیں, اسی چیز کی اسٹڈی کو ہم انوائرمنٹل ہیلتھ سائنسز کہتے ہیں. اور پھر انہوں نے بتایا وہ فیکٹرز بھی بتائے, ظاہر ہے کہ وہ فیکٹرز بیسیکلی پولوٹنٹس ہوتے ہیں جو کہ ایئر میں موجود ہو سکتے ہیں, واٹر میں, سوائل میں یا ایون فوڈ میں موجود ہو سکتے ہیں, اور ان تمام جگہوں سے وہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں انٹو دا ہیومن باڈی تھرو انہیلیشن, انجیکشن, ایبزارپشن, ٹھیک ہے. اور الٹیمیٹلی جب یہ پولوٹنٹ باڈی کے اندر جائیں گے تو یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بیڈ افیکٹس پروڈیوس کریں گے. Now contributors to the environment. انوائرمنٹ میں کون کون سے کنٹریبیوٹرز ہیں, یا کہنا چاہیے وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو بیسیکلی انوائرمنٹل ہیلتھ کو ہمارے ہماری انوائرمنٹل ہیلتھ کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں, کون کون سے کمپوننٹس ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹو میک انوائرمنٹ. فزیکل, فرسٹ آف آل فزیکل دیکھیں بیٹا, بھی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ ایئر ہے, واٹر ہے, سوائل ہے, ہاؤسنگ, گھر کس قسم کے, ظاہر ہے وہاں پہ گھر آس پاس ہمارے موجود ہیں, کلائمیٹ ہم نے ڈسکس کر لیا, جیوگرافی, ہیٹ کتنی ہے, لائٹ کیسی ہے, نوائز ہے, ڈیبرس ہو گیا, یہ ساری چیزیں. اور اس کے علاوہ ایئر میں کوئی پولوٹنٹ موجود ہیں, ٹاکسک ویسٹ موجود ہیں, پیسٹیسائڈس جس طرح سے یوز کیے جاتے ہیں, ظاہر ہے وہ بھی آپ کے واٹر کے ساتھ بھی آپ کی جو آس پاس کا انوائرمنٹ ہے اس کا حصہ بن سکتے ہیں, واٹر کے تھرو آپ کی باڈی کے اندر جا سکتے ہیں. تو یہ وہ تمام فزیکل فیکٹرز ہیں, فزیکل کنٹریبیوٹرز ہیں آپ کے, جو کہ انوائرمنٹ کا, آپ سمپل ورڈس میں کہیں تو انوائرمنٹ کے آپ کے یہ فزیکل فیکٹرز ہیں. اس کے علاوہ بایولوجیکل فیکٹرز ہیں بیٹا, وائرسز ہیں, بیکٹیریا ہے, اس کے علاوہ دوسرے مائکروبز ہیں, انسیکٹس ہیں, روڈنٹس ہیں, اینیمل ہیں, پلانٹ ہیں, ڈیزیز پروڈیوسنگ ایجنٹس ہیں, کچھ ریزروائرز ہوتے ہیں انفیکشن کے, کچھ انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ہوتے ہیں, کچھ انفیکشن کے جو باڈی میں, یعنی ڈفرینٹ قسم کے انفیکشن کے ریزروائرز ہوتے ہیں. سو یہ وہ بایولوجیکل ایلیمنٹس ہیں سارے جو آپ کا انوائرمنٹ کا حصہ بھی ہیں, آپ کے انوائرمنٹ کو کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی انوائرمنٹ میں موجود ہیں اور پھر وہاں سے وہ آپ کی باڈی کے اندر جا کے آپ کو ہارم کر سکتے ہیں, آپ کی جو ہیلتھ ہے اسے خراب کر سکتے ہیں. پھر سوشل, سائیکولوجیکل اور سوشو اکنامک فیکٹرز ہو سکتے ہیں, جس میں دیکھیں کلچر ہے, آپ کی ویلیوز کس قسم کی ہیں, آپ کے کسٹم کیا ہیں, آپ کی ہیبٹس کیا ہیں, مورلز کیا ہیں, آپ کی ریلیجن آپ کو کیا کہتا ہے, واٹ از یور ایجوکیشن, لائف اسٹائل کیسا ہے آپ کا. ہے ایگزامپل ایکسیڈنٹری لائف اسٹائل ہوتا ہے تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس سے کتنے بیڈ افیکٹ ہوتے ہیں ہیلتھ کے اوپر. پھر کمیونٹی کی لائف ہے, آپ کی ہیلتھ سروسز آپ کے پاس اویلیبل ہیں نہیں ہیں, اگر آپ کے پاس ہیلتھ سروسز اویلیبل ہوں گی تو ظاہر ہے آپ اچھے سے اپنی ہیلتھ سروسز کو اویل کر سکیں گے, آپ کی ہیلتھ اس سے اچھی ہوگی ایز کمپیئر ٹو اگر آپ کے پاس ہیلتھ سروسز موجود نہیں ہیں. اس کے علاوہ سوشل اینڈ پولیٹیکل آرگنائزیشنز, یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کسی بھی انوائرمنٹ کی ڈیولپمنٹ کو, اور الٹیمیٹلی ان کا آپ کی ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ اثر ہے.
फिर बेटा जी बेसिक रिक्वायरमेंट है एक हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए कि अब हम इन्वायरमेंट पढ़ लिया, हमने इन्वायरमेंट हेल्थ पढ़ ली, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कंपोनेंट्स भी देख लिए हमने, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक जो हेल्दी इन्वायरमेंट है वो किस किस्म का होना चाहिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एक हेल्दी इन्वायरमेंट की वो किस किस्म की होनी चाहिए। आई हैव जस्ट 11 स्टूडेंट्स हियर एंड इट्स वेरी बैड। पहले भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती रही हैं, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं करते, देन व्हेन यू पीपल केम इनटू द क्लासरूम्स देन यू पीपल, यही आप लोगों की चीज़ होती है, मैम हमें कुछ समझ नहीं आया, मैम रिपीट कर दें। ये मैं आप लोगों को आज बहुत क्लियर कर दूं, जो स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन हैं अपने बाकी फेलोज़ के साथ भी कम्युनिकेट करें कि ये चीज़ें अब दोबारा क्लास में रिपीट नहीं होंगी, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। कोई भी चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होगी, सो बी सीरियस। और जब ऑनलाइन क्लास होती है तो आके सब अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड किया करें। मेरे पास जस्ट 12 स्टूडेंट शो हो रहे हैं एंड ऑलमोस्ट हाफ एन आवर गुजरने वाला है मुझे ऑनलाइन हुए। दिस इज़ वेरी बैड, बहुत ख़राब एटीट्यूड है ये आप लोगों का। हेल्दी इन्वायरमेंट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑब्वियसली क्लीन एयर, एयर जो है ज़ाहिर है उसमें पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, पोल्यूटेंट्स नहीं होने चाहिए, क्लीन एयर होगी, क्योंकि अगर पोल्यूटेंट्स होंगे एयर में तो वो सबसे ज़्यादा जो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो इन्फेक्शन है वो कॉज करती है। सो अगर क्लीन एयर होगी तो ऑब्वियसली हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी होगा। सेफ एंड सफिशेंट वाटर, वाटर एक तो अवेलेबल भी हो और प्लस वो सेफ़ भी हो, सफिशेंट अमाउंट में भी हो और सेफ़ भी हो। ज़ाहिर है वाटर में अगर इसी तरह से फूड है, एडिक्वेट अमाउंट में फूड होनी चाहिए, इट शुड बी सेफ़। तो ये वो दोनों चीज़ें हैं, इंजेक्शन के थ्रू डिजीजेस कॉज कर सकती हैं। सेफ एंड पीसफुल सेटलमेंट, सेटलमेंट बेटा हर सेंस में यहाँ पे यूज़ होगा, बेसिकली आपके सोशल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में। जाहिर है सेटलमेंट अगर हम देखें तो सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट साइड बाय साइड चलते हैं। आपके जो सोशल ज़्यादा लोग मौजूद हैं, आपकी जो सोशल लाइफ है उसकी सेटलमेंट भी बहुत ज़रूरी है कि किसके साथ आपने किस किस्म का रिलेशन रखना है और उस रिलेशनशिप को कितना आप साइकोलॉजिकली सपोर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड सेटलमेंट, दैट हाउ यू कैन टेक अलॉन्ग योर जो भी रिलेशनशिप्स हैं, सोशल रिलेशनशिप्स हैं, उनको आप कितना ज़्यादा लेके साथ चल सकते हैं, पीसफुली कितना ज़्यादा अपने मामलात को आप सेटल कर सकते हैं। देन स्टेबल ग्लोबल इन्वायरमेंट, जो ओवरऑल ग्लोबल इन्वायरमेंट है, ज़ाहिर है आजकल बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूशन की वजह से बढ़ती जा रही है। सो अगर एक अच्छा हमारा आसपास की सराउंडिंग का ओवरऑल जो हमारी ग्लोब है, हमारी दुनिया है, उसका एक अच्छा स्टेबल इन्वायरमेंट होगा, सो ऑब्वियसली हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो हेल्दी हो जाएगा। स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ, यानी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक तो ये कि क्यों ज़ाहिर है इन्वायरमेंटल हेल्थ क्यों नेसेसरी है, और कौन कौन से वो कहना चाहिए कि एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से वो पहलू हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं अपनी इन्वायरमेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए। सबसे पहले बेटा वाटर सप्लाईज है। सिंपली जो भी वाटर सप्लाई किया जा रहा है, ऑब्वियसली वाटर सप्लाईज को इंश्योर किया जाए कि एक तो एडिक्वेट वाटर सप्लाई किया जाए अमाउंट के लिहाज से, फिर साफ़ सुथरा वाटर होना चाहिए, ज़ाहिर है पोल्यूशन ना हो उसके अंदर, कोई लीकेज का सिस्टम इस तरह की चीज़ें ना हो, ठीक है जी। ज़ाहिर है उससे फिर एक जो वाटर है, अगर साफ़ सुथरा पानी है तो वो ज़ाया होगा ना, तो वाटर सप्लाईज हमारी बहुत अच्छी सी होनी चाहिए। उसके बाद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो अच्छा इसमें हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं वाटर सप्लाईज में, कि अगर ऐसा कुछ है कि ज़ाहिर है वाटर ख़राब है, पोल्यूटेड है, तो उसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। उस चीज़ को इंश्योर करवाया जाए कि हम जो वाटर सप्लाई कर रहे हैं वो नीट एंड क्लीन वाटर है, सेफ़ वाटर है। उसके बाद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है कि जो ज़ाहिर है घरों में इस्तेमाल होने वाला पानी, इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होने वाला पानी, उसके बाद जब वो वेस्ट फॉर्म में बाहर आता है वो वाटर, तो उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से होनी चाहिए, उसको कहाँ, ज़ाहिर आपको पता है कि पूरा एक प्रोसेस से वो गुजरता है और उसके बाद रिसाइकिल भी होता है, तो वो चीज़ें। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट, हम इंसान हैं, हमारे इर्द गिर्द और जितने एनिमल हैं, जो भी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, हम एक इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं। सो ऑब्वियसली वेस्ट बिल्कुल प्रोड्यूस होता है, तो उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने प्रॉपर्ली वेस्ट को मैनेज नहीं किया तो वो हमारी फूड का हिस्सा बन के हमारी बॉडी में चला जाता है, डिजीज़ कॉज करता है, वो हमारी जो है
वाटर का हिस्सा बन के हमारी बॉडी में चला जाता है और डिजीजेस कॉज करता है। इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे से प्रॉपरली वेस्ट को डिस्पोज ऑफ किया जाए। उसके बाद वेक्टर कंट्रोल यही है कि वो जो डिजीज़ के वेक्टर्स हैं, जैसे आपको पता है कि मलेरिया के लिए मॉस्किटो आर द वेक्टर, सो डिफरेंट डिजीज़ के डिफरेंट वेक्टर्स हैं, तो उन वेक्टर्स को कंट्रोल करना, क्योंकि अगर हम उन वेक्टर्स को कंट्रोल कर लेंगे तो हम डिजीज़ के स्प्रेड को कंट्रोल कर लेंगे, और जाहिर है हमारे इन्वायरमेंट से वो वेक्टर ख़त्म, हमारा मकसद ही यही है ना, हमारे इन्वायरमेंट से वो वेक्टर ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी हो जाएगा, और हमारे इन्वायरमेंट को हेल्दी रखने का मकसद ही यही है कि हम डिजीज़ से अपनी जो पॉपुलेशन है उसे प्रिवेंट कर सकें। इसके अलावा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लैंड पोल्यूशन, जो मैंने आपको बताया है, बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। लैंड पोल्यूशन का मतलब ये है कि ज़मीन पर ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा आपको पता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, कचरा है, जिसकी वजह से पोल्यूशन, लैंड की जिस किस्म की भी पोल्यूशन है, सबसे पहले उसे हम कंट्रोल करें। अगर हम अपनी लैंड की पोल्यूशन को कंट्रोल कर लेंगे तो जाहिर है जब वो लैंड के ऊपर ही पोल्यूशन नहीं होगी तो वो हमारी फूड का हिस्सा नहीं बन सकेगी, वो हमारे वाटर का हिस्सा नहीं बन सकेगी, और फिर हम इस तरह से जो डिजीज़ है उससे प्रिवेंट हो सकेंगे। फूड हाइजीन एंड सेफ्टी, अब ये सारी चीज़ें तो हमने पहले ही डिस्कस कर ली हैं कि वेस्ट को अच्छे से मैनेज करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी फूड सेफ होगी, लैंड की पोल्यूशन को हम मैनेज करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा वाटर, हमारी जो फूड है वो नीट होगी, क्लीन होगी। सो इसके अलावा इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि फूड हाइजीन एंड सेफ्टी, चलो ठीक है, अगर हम ऑब्वियसली वी कैन नॉट इरेडिकेट 100% लैंड पोल्यूशन या वेस्ट मैनेजमेंट को हम अच्छे से 100% नहीं कर सकते, बट व्हाट वी कैन डू, हम फिर जो कुछ भी खाते हैं ज़ाहिर है हम उसकी हाइजीन का ख्याल रखें। कुछ भी खाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, मीट है, हर चीज़ को अच्छे से वॉश करें, जो उसकी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली उसको हम उसी तरह से अच्छे से पकाएं, और अपनी भी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें। हैंड वॉश करके हम कोई भी चीज़ खाएं अगर, तो उसके लिए हम हैंड वॉश करें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं विच विल कम अंडर फूड हाइजीन एंड सेफ्टी। उसके बाद एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो एयर पोल्यूशन है दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, डिफरेंट किस्म की जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं दैट इज़ ड्यू टू एयर पोल्यूशन। सो एयर की जो क्वालिटी है उसको भी बहुत अच्छे से आपने मैनेज करना है। देन इन्वायरमेंटल रेडिएशन हैज़र्ड्स, इन्वायरमेंटल रेडिएशन हैज़र्ड जैसे इन्वायरमेंट में जो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि सनलाइट है, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, सन प्रोटेक्शन इस्तेमाल करना, फिर उसके बाद जो ओजोन की लेयर डैमेज होने की वजह से जो वो रेडिएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो नेसेसरी कि हम इन्वायरमेंट की और भी दूसरे रेडिएशंस इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, ये तो सन की रेडिएशंस, उसके अलावा जो आर्टिफिशियल रेडिएशंस हैं, जो मैन मेड रेडिएशंस हैं, उनसे भी हमने ख़ुद को प्रिवेंट करना है। ज़ाहिर है अगर वो हम अपने इन्वायरमेंट से ख़त्म करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी होगा। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, जिस जगह पे भी कोई भी ऑक्यूपेशन है, आप किसी भी ऑक्यूपेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बॉस, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर मैनेजर्स, लीडर्स, कि आप उनकी ऑक्यूपेशनल हेल्थ का हर तरह से ख्याल रखें। जैसे अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं तो ऑब्वियसली उनकी सेफ्टी का सबसे पहले ख्याल रखा जाए, उन्हें प्रॉपर जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है वो प्रोवाइड किए जाएँ, उनका जो भी मंथली या आफ्टर 3 मंथ्स या क्वार्टरली जिस तरह से भी आप उनका प्रॉपर चेकअप करवा सकते हैं वो करवाएं। इसी तरह से अगर डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग होते हैं, ज़ाहिर है वो भी उनका ऑक्यूपेशन है, वहाँ पर भी ख्याल रखना है कि जितने भी हेल्थ से रिलेटेड हैज़र्ड्स हैं हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि उन्हें उनके ऑक्यूपेशन के ऊपर जहाँ वो काम करते हैं उससे रिलेटेड उनको कोई भी हेल्थ का इशू ना हो। इसके अलावा इन्वायरमेंटल नॉइज़ मैनेजमेंट है, नॉइज़ की पहले डिस्कशन हुई थी कि इन्वायरमेंट में इतना नॉइज़ है हमारे आसपास, लाइक ज़ाहिर है गाड़ियाँ हैं, वैसे लोगों का शोर है, प्लस डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे मशीनरी चल रही है। सो नॉइज़ पोल्यूशन जो है उसको भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। एंड अकोमोडेशन इस्टेब्लिशमेंट्स ये है कि बहुत ज़्यादा क्राउडी एरिया, बहुत सारे जैसे सिटीज़ हैं, स्पेशली अगर हम कराची की बात करें जो एक इंडस्ट्रियल सिटी है, ज़ाहिर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग काम करने के लिए आते हैं। सो इस तरह के और भी दूसरे सिटीज़ हैं तो जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्राउड है, इस तरह की चीज़ें हमें फेस करना पड़ती है, तो वहाँ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जो उनकी अकोमोडेशन है उसका भी ख्याल रखें।
جو وہاں پر لوگ آتے ہیں رہتے ہیں ان کی سیٹلمنٹ کو ہم دیکھیں، ہاؤ دے آر بینگ اکوموڈیٹیڈ، ان کو کس قسم کے لائک کوئی وینٹیلیٹڈ گھر ہے نہیں ہے، ایک ایک گھر میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو بھی تھوڑا سا دیکھنا ضروری ہے۔ ظاہر ہے دیز آل آر دا پارٹ آف آور انوائرمنٹ اینڈ obviously they affect on environmental health، اور جو environmental health ہے وہ ultimately ہماری ہیومن بینگ کی ہیلتھ کے اوپر افیکٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹس، اس میں اب یہ ہے کہ جو انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی، یعنی اب میں نے آپ کو اتنی ساری چیزیں ظاہر ہے بتائی ہیں، گنوائی ہیں، اب ان کا ظاہر ہے کچھ نہ کچھ بلکہ بہت زیادہ افیکٹ ہماری جو پوری ہیلتھ ہے ہمارے انوائرمنٹ کے اوپر افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، الٹیمیٹلی ہماری ہیلتھ کے اوپر ان ساری چیزوں کا اثر ہو رہا ہے۔ تو یہ جو امپیکٹس ہیں ان کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے اور ان کی اسیسمنٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی ٹھیک ہے ہم نے دیکھ لیا، ہم نے اسیس کر لیا کہ جو ہماری جتنے بھی یعنی پرابلمز ہیں وہ ہماری باڈی کے اوپر الٹیمیٹلی اثر کر رہے ہیں، ہم تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ انوائرمنٹ کے جو فیکٹرز ہیں ان کی امپیکٹ کو اسیس بھی کرنا شروع کرتے ہیں کہ کون سا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہمارے یہاں ڈیزیزز کاز ہو رہی ہیں، کون سا فیکٹر ہے جس کو ہم تھوڑا سا ڈیلے کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم بعد میں کام کر لیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جنہیں ہمیں کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جس کے بعد بیٹا پورٹ ہیلتھ ہے۔ پورٹ ہیلتھ نام سے سمجھ آ رہا ہے ہمارے جتنے بھی پورٹس ہیں، یعنی ایئرپورٹ ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے سی پورٹس ہو گئے، ان کی ہیلتھ بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ امیگریشن کے سارے پروسیسز جو ہے وہیں پہ ہو رہے ہیں، تو لوگ باہر سے جیسے ابھی کورونا کی ایگزامپل ہے، ڈیزیزز ظاہر ہے، اس کے علاوہ چلو یہ تو ایک پینڈیمک ہو گیا نا، لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسی ڈیزیزز ہوتی ہیں جو کہ ایپیڈیمک ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں اسی کے تھرو ٹریول کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر ہم وہاں پہ پراپر انکوبیشن کا جو ایک پورا سینیریو ہے، پورا انکوبیشن پیریڈ ہے، اگر وہاں ہم اس چیز کو پورا فالو کروائیں تو اوبیسلی ہم پریونٹ کر سکتے ہیں فرام ڈفرینٹ ڈیزیزز۔ اس کے علاوہ ایکسیڈنٹ پریونشن ہے۔ ایکسیڈنٹ پریونشن میں یہی ہے کہ کسی بھی قسم کے ایکسیڈنٹس کو جتنا ہو سکے ہم کم کریں۔ ضروری نہیں ہے گاڑی سے ہی ہونے والے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ایک تو ظاہر ہے ٹریفک کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ فال ہو گیا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان چیزوں کا، بچے ہیں یا اولڈر ایڈلٹ ہیں تو وی نو کہ دیر از اے رسک کہ ان کو فال ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے دے میں گیٹ انجرڈ۔ سو اس طرح کی پریونشن، ایکسیڈنٹ سے کس طرح سے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں، سو الٹیمیٹلی ہم اپنے انوائرمنٹ کو اس طرح رکھ سکتے ہیں کہ ہم ایکسیڈنٹس کو پریونٹ کر سکیں۔ اوبویسلی دیٹ وڈ بی اے ہیلدی انوائرمنٹ جہاں پہ ایکسیڈنٹ کے چانسز جو ہے وہ کم سے کم ہوں، بیکاز الٹیمیٹلی وہ ہماری جو ہیومن بینگ کی ہیلتھ ہے اس کے اوپر افیکٹ کر رہا ہے۔ اس کے بعد انوائرمنٹل ہیلتھ اسپیکٹس آف پبلک ریکریشن اینڈ ٹورزم۔ اس کے علاوہ انوائرمنٹل ہیلتھ کے وہ تمام اسپیکٹ دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو ریکریشنل ایکٹیویٹیز، یعنی جس میں ظاہر ہے مینٹلی سائیکولوجیکلی آپ ریلیکس ہوتے ہیں، اور ٹورزم۔ دین انوائرمنٹل ہیلتھ میجرز وچ آر ایسوسیٹڈ ود ایپیڈیمکس، ایمرجنسیز، ڈیزاسٹرز اینڈ مائگریشنز آف پاپولیشن۔ یہ اسی طرح سے جیسے میں نے پورٹ ہیلتھ کی بات کی، انوائرمنٹل ہیلتھ کے وہ تمام میجر جن کا ڈائریکٹلی تعلق کسی بھی ہونے والی ایپیڈیمک ڈیزیز سے ہوتا ہے، یا کوئی سڈن سے اب جیسے یہ کورونا کا پرابلم ہو گیا، دس از آلسو این ایمرجنسی سچویشن، اینڈ اس کے علاوہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے یا پاپولیشن کی مائگریشن ہو سکتی ہے، کسی بھی وجہ سے مائگریٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو یہ وہ سارے سینیریوز ہیں، یہ وہ ساری سچویشنز ہیں کہ ظاہر ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے انوائرمنٹ کے جو ہیلتھ ہے اس کو، ان ساری چیزوں کو اگر ہم اچھا کریں گے، ہیلدی کریں گے، تو الٹیمیٹلی ہمارا انوائرمنٹ بھی ہیلدی ہوگا۔ دین اسٹیبلشمنٹ آف این افیکٹو انوائرمنٹل ہیلتھ اوور آل، یعنی ہم اپنی جو انوائرمنٹل ہیلتھ ہے اس کو افیکٹو بنانے کی کوشش کریں گے۔ پھر سرویلنس اینڈ انفارمیشن سسٹم بہت اچھا، بہت ضروری ہے کہ ایک اچھا سرویلنس یا پھر انفارمیشن سسٹم ہونا چاہیے۔ سرویلنس کا مطلب آپ سب کو پتہ ہے کہ کسی بھی ڈیزیز کے جو اوور آل کہنا چاہیے کہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے، اس کی جو ایک پورا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، اوبویسلی دیٹ وڈ کم انڈر انفارمیشن سسٹم۔ اگر پراپرلی رپورٹ کیا جائے گا کہ یہ ڈیزیز ہے، اس کے اتنے کیسز ہیں اینڈ آل دیٹ، تو دیٹ از کالڈ سرویلنس اور انفارمیشن سسٹم۔ انفارمیشن سسٹم اگر آپ کا بیٹر ہوگا، اچھے سے ریکارڈنگ ہوگی ڈیزیزز کی، دین وی ول بی ایبل ٹو نو کہ کون سی ڈیزیز
डिजीज़ है बहुत ज़्यादा प्रीवेल कर रही है, देन वी कैन हैव अ लुक इनटू द सिनेरियो कि व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई दिस डिजीज़ इज़ बीइंग टू मच स्प्रेड हो रही है, क्या रीज़न है, ठीक है। उसके बाद रिसर्च ऑन इन्वायरमेंटल हेल्थ इशूज़, अभी जो हमने इतने सारे आपके साथ इन्वायरमेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को डिस्कस किया, इनके ऊपर रिसर्च करना भी, रिसर्च करने से ज़ाहिर है आपको पता है कि क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं हमें, हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि बेसिकली इनके पीछे रीज़न क्या है। अगर इन्वायरमेंटल हेल्थ इश्यूज़ हमारे पास रेज हो रहे हैं तो बेसिकली व्हाट इज़ द रीज़न, तो हम रिसर्च ना सिर्फ ये कि हम रीजंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बल्कि रीजंस को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनके सॉल्यूशंस को भी जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो हम रिसर्च करते हैं। स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कम से कम होती जा रही है, दिस इज़ वेरी बैड। नाउ जस्ट 9 स्टूडेंट्स आर हियर, आई डोंट नो कि किसके लिए हम यहाँ बैठ के पढ़ा रहे होते हैं, मुझे नहीं समझ आती why you people are so reluctant towards your studies. Water and health, as we all know कि water ज़ाहिर है this is a component of environment, तो water को थोड़ा सा health के साथ relate करके देख लेते हैं। safe and wholesome water होता क्या है, वो पानी that is free from pathogenic agent, जिसमें कोई भी बीमारी पैदा करने वाला pathogenic agent मौजूद ना हो, that is free from harmful chemical substances, एक तो पैथोलॉजिकल यानी डिजीज कॉज करने से वायरसेस बैक्टीरिया वगैरह हो गए वो ना हो, प्लस उसके अंदर कोई केमिकल भी मौजूद ना हो, ऐसा केमिकल जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। बाकी इट शुड बी प्लेजेंट टू टेस्ट सच एज, उसमें राइट है वाटर तो कलरलेस है ना, तो उसमें कोई कलर ना हो, उसमें कोई ओडोर ना हो, एंड वाटर दैट इज यूजेबल फॉर डोमेस्टिक पर्पस, दिस इज कॉल्ड सेफ एंड होलसम वाटर। जो एक और वर्ड हमने यूज़ किया था कि सफिशेंट वाटर होना चाहिए, तो इसलिए वाटर की रिक्वायरमेंट देखना भी बहुत ज़रूरी है। जो वाटर की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ फॉर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए एटलीस्ट 2 लीटर वाटर पर पर्सन पर डे होना चाहिए, दिस इज़ रियली अंडरस्टूड। हम जनरली भी बात करते हैं कि 1.5 से 2 लीटर पानी ज़रूर डेली बेसिस पे एक शख्स को पीना चाहिए, सो 2 लीटर पर पर्सन पर डे। इसके अलावा डोमेस्टिक पर्पस के लिए यानी घर में इस्तेमाल के लिए पर पर्सन पर डे 150 टू 200 लीटर वाटर अवेलेबल होना चाहिए, दैट इज़ द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। अब यूज़ ऑफ वाटर है जैसे डोमेस्टिक वाटर, डोमेस्टिक यूजेस में घर के जो बात लेना हो गया, कपड़े धोने हैं, इस तरह की चीज़ें, दीज ऑल कम अंडर डोमेस्टिक यूजेस। इसके अलावा वाटर जो है पब्लिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल पर्पस में इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर पर्पस में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हाइड्रो पावर प्रोडक्शन, आप सबको पता है कि वाटर से जो है वो बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी प्रोड्यूस की जाती है, तो दीज आर द यूजेस ऑफ वाटर। देन सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है, रेन वाटर है, सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है। उसके बाद वाटर पोल्यूशन, किस किस चीज़ से ज़ाहिर है वाटर पोल्यूटेड हो सकता है, सिवेज का प्रॉब्लम है अगर ज़ाहिर है तो उसकी वजह से वाटर पोल्यूटेड हो सकता है, इंडस्ट्री से जो भी केमिकल्स निकल के आ रहे होते हैं या ट्रेड की वजह से जितने भी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो वाटर को पोल्यूटेड कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल पोल्यूटेंट जैसे अभी बताया था पेस्टिसाइड्स होते हैं, हम उसके अंदर पेस्टिसाइड्स को अगर शामिल कर देते हैं तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर पोल्यूटेंट। इसके अलावा फिजिकल पोल्यूटेंट एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ये वो सारी चीज़ें हैं जो वाटर को पोल्यूटेड कर देती हैं। प्यूरिफिकेशन की जा सकती है वाटर की स्मॉल स्केल पर, लार्जर स्केल पर। स्मॉल स्केल में बेटा हाउस होल्ड लेवल पे हम उसे बॉयल कर सकते हैं, केमिकल डिसइंफेक्शन जैसे क्लोरीन वगैरह यूज़ कर लेते हैं हम, या फिल्टर घर में भी हमने लगाए होते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा डिसइंफेक्शन ऑफ वेल, ये जो कुएँ ज़ाहिर इस्तेमाल होते हैं उनको हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। बाकी प्यूरिफिकेशन लार्जर स्केल पे भी की जा सकती है जिसमें स्लो सैंड फिल्टर्स होते हैं या फिर रैपिड सैंड फिल्टर्स होते हैं, ये लार्जर स्केल पे बड़े बड़े फिल्टर होते हैं, ये वो घरों में इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे फिल्टर नहीं होते, ये बड़े बड़े से फिल्टर्स होते हैं, स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर्स होते हैं, ये हम लार्जर स्केल पे वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए मेथड, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्यूरिफिकेशन का बता दिया कि स्मॉल लार्जर स्केल पे किस तरह से करते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में भी हमने पढ़ना है कि प्यूरिफिकेशन के डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं। अभी अटेंडेंस का टाइम हो गया है, तमाम स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन हैं अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए।
اوکے اسٹوڈینٹس، اٹینڈنس ہو گئی ہے. کوئی کوئری ہے یہاں تک آپ لوگوں کی تو پوچھ لیجیے. انوائرمنٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے کسی اسٹوڈنٹ کا تو پوچھ لیں. اوکے دین کوئی کوشچن نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم اسے نیکسٹ کلاس میں اپنی کنٹینیو کریں گے. اور جو میں نے میسج دیا ہے باقی اسٹوڈنٹس کو کنوے کریں کہ آن لائن کلاس میں جو ہے سب پریزنٹ ہوں اور اٹینڈ کریں. ٹھیک ہے، ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.